नमस्कार, एनडीटीवी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और मेरे साथ आज इस खास चर्चा में सहयोगी हैं विजित सर, अखिलेश सर, सुमित सर, बाबा और मयंक सर। तो आज हमारी चर्चा है हरियाणा को लेकर के। हरियाणा की राजनीति काफ़ी गर्म हो रखी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो समझौते की बात हो रही है, कहा जा रहा है राहुल गांधी ने उसको हरी झंडी दी है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो तौर पर मामला कुछ बहुत सही नहीं है। अभी एक बयान अभी बाबा के साथ ही मैंने देखा कि प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा आपसे दूरी बना के रखना ही बेहतर है। और कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। तो उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है और हम बात करेंगे। जो आज एक सुबह एक बड़ी ब्रेकिंग जो आई थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिले हैं। चर्चा है कि वो लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। टिकट की बात भी हो गई, कुछ ऑप्शंस उनको दिए गए, इस पर भी चर्चा होगी। और एक सवाल ये है कि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि नाम तय हो गए, लेकिन दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ। तो अखिलेश सर से और बाबा से और सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है देरी। बाबा, पहले आप बताइए कि जो ये गठबंधन की बात है, राहुल गांधी ने कहा हमें मिल करके लड़ना होगा, मामला कहाँ अटका हुआ है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या उससे संतुष्ट नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें डिमांड कर रहे हैं कि वो 9 सीटें उनको चाहिए? तो इस पूरा जो मामला है उस पर आपका क्या? पहले एक चीज़ हम बोल देते हैं कि बाबा हम लोग बोलते हैं आदर से, प्रेम से बोलते हैं। इसकी वो इनके उम्र का रिफ्लेक्शन नहीं है, बहुत यंग है। धन्यवाद। ऐसे शुभचिंतक को बगल में रखना चाहिए, उससे आपका हौसला बनता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक मुलाकात हुई आज सुबह राहुल गांधी की विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ। और राहुल गांधी से मिलने का मतलब है कि आपका टिकट फाइनल हो गया है। मतलब उस लेवल पर उसके पहले डिस्कशन होता है जब आप जो अंत में मिलते हैं उस आदमी से जो कि टिकट फाइनल करता है। तो बजरंग पूनिया को जो बादली सीट दी गई है, बादली में एक दिक्कत यह है कि कुलदीप वत्स वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। वह राहुल गांधी ने उनका टिकट काट करके एश्योर कर दिया है बजरंग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1, विनेश फोगाट को जो है जुलाना सीट जो है वो दिया गया, जो उनकी ससुराल है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो दादरी सीट से लड़ेंगी जो उनका घर है। तो दादरी सीट से आपको मालूम है बीजेपी से बबीता फोगाट पिछले बार लड़ी थी, हार गई थी हालांकि। तो वो फाइट जो है वो जो होने की लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्या 2 चचेरी बहनों के बीच में कोई फाइट होगी, मुझे लगता है उसको अवॉइड किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि महावीर फोगाट की बेटी हैं बबीता फोगाट और इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं, तो उसको एक अवॉइड किया गया है जहाँ तक मुझे। लेकिन बाबा बस एक चीज़ में बोलूँगा, जुलाना सीट बहुत सेफ सीट नहीं है। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस वहाँ हारी। जी हाँ, तो क्या ऐसी सीट वो लेना चाहेंगी? वो उनको ऑप्शंस दिए गए थे, उनको पूछा गया था। पहले तो उनसे पूछा गया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं नहीं चाहती हैं, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जिस ढंग से जो दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करना, उनको रैली के रूप में ले जाना, आज भी राहुल गांधी को मिलाने के लिए साथ में लेके आना, तो ये इविडेंट था। और जब उनका आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी जो सपोर्ट की बात हुई थी कि किस ढंग से जो है हुड्डा जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब बात सब के नज़र में है। तो ये करीब करीब तय हो गया। इस पर मुझे नहीं लगता कि अब वो शायद वो जो है दादरी जाएं, हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इसलिए पक्के तौर पे हम अभी यही जो हमें बताया गया है वो। दूसरी बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी, मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि कल मीटिंग में जब राहुल गांधी ने कही थी परसों, तो पूरे मीटिंग में सन्नाटा छा गया था। किसी को आइडिया नहीं था वहाँ पे। बहुत लोग बैठे हुए थे, हुड्डा साहब भी थे, अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी थे। और वो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं क्योंकि वो दिल्ली के नेता हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो उंगलियाँ एक बार जला चुके हैं। आपने प्रताप सिंह बाजवा का जिक्र किया, उन्होंने कहा दिया कि कहीं और करना है तो करो, यहाँ मत करो, पंजाब में तो हम तुमको घुसने नहीं देंगे। 33 सीट पर हम ले आए हैं आपको, ठीक है। तो वो वहाँ का झगड़ा आपको सर्वविदित है, उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन आखिर कहा यह जाता है कि राहुल गांधी ने जब मीटिंग में कह दिया तो वो बात होनी ही होनी है। 5 से 7 सीट कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है 6 सीट कांग्रेस देगी, 1 सीट समाजवादी पार्टी को देगी। ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे ये भी कहा गया है कि जो शहर की सीटें हैं ना वो आम आदमी पार्टी को दी जाएगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कम से कम 9 सीट दो, क्योंकि जो 90 विधानसभा है, 10 लोकसभा है, तो 9 सीट के अनुसार एक रफली आंकड़ा इसी ढंग से लिया जाता है कि 9 विधानसभा लड़े थे तो उसमें 9 विधानसभा आती, तो 9 मांग रहे हैं। लेकिन आपने बाजवा ने यह भी कहा कि यदि कुरुक्षेत्र हम लड़ते तो जीतते।
आम आदमी पार्टी के चक्कर में वो हार गए। लेकिन राहुल गांधी का ये मानना है कि अब जो एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर है, उसके वोटों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उनका जो है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हाल है। लोगों का कहना है कि 2027 का जो गुजरात का चुनाव है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने पाँव अच्छे से जमा रही है, उनको देखते हुए भी उन्होंने ये दांव खेला है। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, तो उनको लगता है कि वो अब उनको बड़ा दिल करके सारे विपक्ष को एक साथ करके उसकी अगुवाई करते हुए दिखना चाहिए। यूपी में भी हुआ और उसकी पहल उन्होंने हरियाणा में की है। ये आंकड़ा कहाँ जाएगा और कब तक होगा, ये एक कमेटी कांग्रेस ने बना दी है। अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब तो कल के बाद से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, एक ही वीक और नॉमिनेशन होगा, तो जल्दी ही मुझे लगता है आज कल में इसकी घोषणा हो जाएगी। अखिलेश सर, ये जो टिकट का जो घोषणा है, बात ये आ रही खबरें कि तय हो गया है नाम, लेकिन उसका रिवील करने में, जो रिलीज़ जारी होने में देरी हो रही है, उसको लेकर के क्या चल रहा है? क्योंकि बीजेपी एक लोकसभा चुनाव में हालांकि 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, फिर भी कांग्रेस थोड़ा अपबीट दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, कांग्रेस में टिकट की मांग भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बीजेपी क्या ये इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस या आपके गठबंधन में कुछ वेट एंड वॉच की नीति है, या आज हम उम्मीद करें आज अनाउंसमेंट होगा? नहीं, आज संभावना है कि शायद लिस्ट आए, आज देर रात तक हो सकता है कि लिस्ट आए, ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन जैसा कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आजकल कभी भी ये हो सकता है। वैसे मोटे तौर पर बता दिया गया है, जिनको चुनाव लड़ना है उनको फ़ोन करके बोल दिया गया कि भाई आप अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, ये तो खैर बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस की भी अभी तक नहीं आई है। तो बीजेपी चाहेगी कांग्रेस की भी आ जाए, तो कम से कम आमने सामने पता लग जाए। इधर से उधर होने की संभावना रहती है, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया इस बार। आपने देखा होगा कि गुजरात में, अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी पहले, चुनाव से पहले, इवन लोकसभा चुनाव में भी चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। लेकिन हरियाणा में ऐसा उन्होंने नहीं किया, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है, हर चुनाव के लिए अपनी अलग रणनीति होती है, लेकिन हरियाणा में चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल से लगातार सत्ता में है। हैट्रिक लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो अलायंस की बात अब हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जैसा मनोरंजन ने बताया कि कोशिश ये है कि जो सरकार विरोधी वोट हैं, बीजेपी विरोधी वोट हैं, उनका बिखराव ना हो। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये तो एक मोटा अलायंस हो जाएगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी का। लेकिन इसके साथ 2 अलायंस और भी वहाँ पर हो रहे हैं हरियाणा में। INLD BSP का अलायंस है, और JJP का और आज़ाद चंद्रशेखर की जो पार्टी, उनका अलायंस हो रहा है। और वो दोनों अलायंस का है, उनका आप कास्ट फैक्टर देखिए। एक जाट की पार्टी है, एक दलित की पार्टी है। ठीक है कि चंद्रशेखर की पार्टी तो भी नई पार्टी है, उनको अपना पैर जमाने में समय लगेगा। लेकिन मायावती की तो पार्टी वहाँ पे काफ़ी ताकत दिखा चुकी है। पिछले 2019 विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें, करीब 4% वोट वो लेकर के आई थी, जो कि कई लोकल पार्टी हरियाणा की उनसे का ज़्यादा वोट था। और आप जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जाट और दलित, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जाट के बाद कोई दूसरा सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटों पे इन्फ्लुएंस डालता है, दलित है। 18 सीटें वहाँ पर रिजर्व हैं, लेकिन 35 सीटों पर दलित वोट का असर पड़ता है। यही कारण है कि शैलजा जो है वो दावेदारी अपनी कर रही है कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए। हाँ, 20%। शैलजा के बारे में बताऊंगा बाद में। हाँ। तो ये इसलिए ये जो अलायंस, 2 छोटे छोटे अलायंस हैं, लेकिन ये काफ़ी असर डाल सकते हैं कुछ सीटों पर। तो बीजेपी की रणनीति यही है कि यहाँ पर भी देखा जाए, क्योंकि पार्टी जानती है कि अगर जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे, या तो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस तो मोटे मोटे लोगों को लेगी, जो बड़े नाम है, जिनको लगता है कि जो जीत सकते हैं। तो जो छोटे मोटे होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो वो इन अलायंसेस में जाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है, इसके चलते थोड़ी सी देरी अभी हो रही है। अभी अलायंस की सीटों का तो ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी का तो कोई यहाँ पर अलायंस है नहीं, ये जो दोनों इन्होंने कुछ अपने हाँ छोटे मोटे बता रहे होंगे, कुछ किए होंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पर अभी किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। सुमित सर, जैसे बाबा ने बताया कि जब राहुल गांधी ने इस बात की कि अलायंस की, तो वहाँ सन्नाटा छा गया। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय वहाँ के फैक्टर है उसमें आप बहुत सूट नहीं करती है कांग्रेस के लिए। और एक तरह से देखें तो वो हो सकता है उन सीटों का उनके नज़रिए से, स्थानीय नेताओं के नज़रिया तो बहुत कमज़ोर सीटें उनको दी जाएं, लेकिन आप भी बार्गेनिंग में कोई कमज़ोर खिलाड़ी तो है नहीं। तो क्या राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए जो रीजनल क्षत्रप हैं उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बड़ी पिक्चर देखो? नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ पूर्णेंदु, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
मैं पहली बात डिस्क्लेमर लगा दूं, आजकल डिस्क्लेमर का फैशन चल रहा है जरूरी है कि मैं राहुल गांधी की राजनीति का फ़ैन नहीं हूं। पर इसके साथ साथ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी जो तमाम सर्वेस तमाम जगहों पर ये भी आ रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि कांग्रेस को वहाँ शुरुआती तौर पर ही बढ़त बनी हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसीज का अखिलेश जी जिक्र कर रहे थे, प्लस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास जाट नेता भी है, बड़ा नेता है भूपेंद्र हुड्डा जैसा, और दलित नेता भी बड़ी है, वो भी महिला शैलजा जैसी, जो सालों साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन उनके पास है। जो दलित और जाट की बात हो रही थी वो कांग्रेस के पास ही है। या तो चौटालाओं की जाटों की पार्टी है, या दलितों के लिए उनको अलायंस करना पड़ता है बीएसपी के साथ, और बीजेपी की राजनीति ही अलग है। वो ना जाटों की राजनीति कर रहे हैं ना दलितों की राजनीति कर रहे हो। 36 पंचायत क्या होते हैं, 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। मेरा इस पे कहानी में मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपने 2 महीने पहले इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ा है। आपने ये पिक्चर प्रेजेंट किया देश के सामने कि हमने बीजेपी के सामने एक विकल्प खड़ा कर दिया है जिसका नाम INDIA है, और उसमें हम सब साथ हैं। ऐसे में जब आप जानते हुए भी कि आप चुनाव जीत रहे हैं और आप उसके बाद अलायंस की बात करते हैं, तो ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी को उस अलायंस में और मजबूत करेगा। राहुल गांधी वो राजनीति खेल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई वहाँ पे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहने दिया, जबकि बड़े पार्टी ये थी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकते थे, पर एकनाथ शिंदे को बनाया। तो जो बीजेपी ने ये इमेज दिखाई अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ कि भाई हम आपको भी अकोमोडेट करके चलना चाहते हैं, हमारी दादागिरी नहीं है, हम बड़ी पार्टी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने या तो ये तो कहना गलत होगा कि अगर बीजेपी से सीखा या नहीं सीखा, पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, मैं छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने के लिए जिसके ज़रिए इंडिया ब्लॉक मजबूत होता हो, हम बीजेपी के सामने एक मजबूत ताकत के तौर पर खड़े हो सकें, उस राजनीति को अपनाया है। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा जो कि सख्त विरोधी थे, जो कि जेजेपी के साथ मना कर दिया नहीं जाएंगे, बीएसपी के साथ मना कर दिया नहीं जाएंगे, उनके बयान आए कि हम अकेले लड़ेंगे, हम कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद भी भरी मीटिंग में राहुल गांधी का ये कहना कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को 2 फायदे करेगा। एक तो क्यों किया ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। दूसरा, ये जो 2 अलायंस बने हैं दलित और जाटों के, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का और INLD का और बीएसपी का, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया है। ये कांग्रेस की, अगर आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी नहीं है सीन में, बीजेपी, कांग्रेस और ये दोनों पार्टियां, ये दोनों गठबंधन, यानी चतुर्कोणीय अगर मुकाबला हो रहा है तो ये किसको डैमेज करेंगे? ये कांग्रेस को डैमेज करेगा। ये दोनों अलायंस के अधिकतर वोट, जो सिंपल मैथ्स बोलता है, सिंपल गणित बोलता है, ये कांग्रेस की इस विनिंग जीत को नुकसान में बदल सकते हैं। तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, 3 बिल्लियों की लड़ाई में चौथे को फ़ायदा हो जाएगा। वो जो पुरानी कहावत है उसको टेम डाउन करने के लिए, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ती तो और नुकसान पहुंच सकता था। तो एक साथ कंसोलिडेशन, जो वोट बीजेपी विरोध का जो वोट है, जो आपस में बटे नहीं, वो कि जितना भी हम संभाल सकते हैं उसको संभाला जाए, उस फॉर्मूले के तहत भी इसको अपनाया गया कि बीजेपी को ऐसा ना हो कि आपस में सबके लड़ने की वजह से फ़ायदा पहुंच जाए। तो एक वो कारण है। और दूसरा कारण, जो आपने प्रताप सिंह बाजवा के बयान की बात की, मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि पंजाब में तो आपने का अलायंस हो ही नहीं था। आपने लोकसभा चुनाव 4 राज्यों में लड़ा, हरियाणा में लड़ा, चंडीगढ़ में लड़ा, दिल्ली में लड़ा, गोवा में, गुजरात में लड़ा, 5 राज्यों में। पंजाब में नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि पंजाब में हमारी ये रणनीति है, ये कहा गया दबे हलकों में, दबे सरों में, कि भाई अगर कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां, आप और भी कांग्रेस हाथ मिला लेगी तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। तो वही कहानी आज भी है। तो बाजवा साहब का ये बयान पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के कांग्रेस काडर के लिए सूट करेगा, उनको, उनकी राजनीति के लिए। पर उसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान पे दबाव आएगा, राहुल गांधी कुछ सोचेंगे, भूपेंद्र हुड्डा को बल मिलेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो उनका बयान उसी परिप्रेक्ष्य में है। आज की डेट में मेरा अपना मानना ये है कि इस अलायंस का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं पता। कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ी गई, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये बातचीत जो राघव चड्ढा और KC वेणुगोपाल के बीच हुई है, एक आखिरी बातचीत होनी बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं आए हैं।
अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है कि इस अलायंस को लेकर वो क्या कह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस अलायंस को लेकर क्या बोलते हैं और उस बोलने पर कांग्रेस के आला नेता चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो वो क्या रिएक्ट करते हैं, वो भी एक अभी वो एक वो कौड़ी बाकी है इस कहानी को पूरा होने में। बैंक सर, आम आदमी पार्टी तो अभी हरियाणा में अभी तक कोई खाता नहीं खोल पाई है और आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो कोई ऐसा उसका वजूद है नहीं। बहुत कम वोट उसको मिले थे, लोकसभा में उसको तकरीबन 4% वोट मिले, लेकिन उसमें माना जाता है वो कांग्रेस की वजह से थे, क्योंकि कांग्रेस अलायंस में थी तो कांग्रेस के वोट ट्रांसफ़र हुए। अब सवाल ऐसे है कि जैसे वहाँ पे कमज़ोर खिलाड़ी आप है और कांग्रेस उसको, राहुल गांधी उसको साथ में लेना चाहते हैं, जैसा सुमित सर ने कहा कि ये उनकी दूरगामी जो पॉलिटिक्स है उसका नतीजा है और वो उनको फेवर करेगा कहीं ना कहीं नेशनल पर्सपेक्टिव में। तो फिर क्या आगे रास्ता ये भी खुलेगा कि दिल्ली में जहाँ कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से बहुत ख़राब कर रही है, खाता भी नहीं खुल रही है, विधानसभा 15 और 20 में खाता भी नहीं खुला, तो क्या आम आदमी पार्टी उसको सीटें ऑफर करेगी उस ढंग से? ये भी एक खुलेगा। और ऐसा होता है तो क्या लॉन्ग टर्म में ये दोनों ही दलों के लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होगा? मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ओरिजिन आप देखिए तो वो घनघोर एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे आम आदमी पार्टी बनी थी। और दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं क्या है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोटर सेम है। वो लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस के साथ कॉम्युनलिटी वोटर बेस में, सोशल बेस में कॉमन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। तो इसीलिए ये ऐड करेगा, कम्प्लीमेंट करेगा हरियाणा में भी। अगर दिल्ली वाला टेम्पलेट वहाँ भी फॉलो होता है तो वो आम आदमी पार्टी का जुड़ना कांग्रेस को ऐड करेगा वोट, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। या ऐसा नहीं है, चूंकि एकदम से अलग आपके हिसाब से जैसे वो 9 सीटें मांग रहे हैं, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है हरियाणा में? वो जैसे लोकसभा में तो 4 सीट पे लीड का लीड था, वो कंसिडरेशन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने जो बड़ी बात कही ना कि एक इमेज देना है हमको कि एक अलायंस है, एंटी एनडीए एक अलायंस है और वो साथ है, सिर्फ वन ऑफ नहीं था, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को की भी बड़ी शिकायत थी ना, समाजवादी पार्टी की बड़ी शिकायत थी कि मध्य प्रदेश में जो तो समाजवादी पार्टी का तो कोई, हम लोग नाम भी नहीं सुनते थे कि समाजवादी पार्टी एग्जिस्ट करती है हरियाणा में। अगर समाजवादी पार्टी को भी एक सीट दिया जा रहा है, जैसे टीएमसी को मिल गया उत्तर प्रदेश में एक सीट लड़ने के लिए लोकसभा में, उसी तरह की ये जेस्चर है कि हमारा अलायंस जो है परमानेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें गिव एंड टेक होता रहेगा। और जिस तरह से कांग्रेस अभी स्ट्रॉन्ग विकेट पर वहाँ दे रही है हम, तो हो सकता है कि रेसिप्रोकेट करे आम आदमी पार्टी भी। लेकिन ये विन विन वाला होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए हरियाणा में भी, क्योंकि वोट बेस एकदम से अलग है दोनों पार्टियों का। गुजरात में भी होगा 2027। गुजरात में इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। दिल्ली को लेकर आपने सवाल पूछा ना, मुझे ऐसा लगता है अगर ये अलायंस हो रहा है, मैं फिर राइडर लगा रहा हूँ, डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, अगर ये अलायंस हरियाणा में हो रहा है तो दिल्ली में भी अलायंस हो रहा है। फिर आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ख़त्म है। आज की डेट में जिस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हम कमबैक की बात कर रहे हैं, उसी से लगा हुआ तो दिल्ली है, हम लोग वहीं से तो रहते हैं। क्या दिल्ली में हम में से एक भी व्यक्ति बता सकता है कि कोई एक सीट है 70 विधानसभा में से जो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? अभी लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा लड़े हैं कांग्रेस ने, कैसे लड़े हम सब हमको पता है। हम ही लोग चर्चा करते थे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी वो ज़्यादा मजबूत हैं, वो ज़्यादा चुनाव जीत सकते हैं, वो ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के कांग्रेस के कैंडिडेट भी अच्छा ही लड़े थे, मतलब उस लड़े ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वर्कर तो मुझे बाबा बस 1 मिनट दे रहा हूँ आपको माइक। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि इस बहाने से, अगर अलायंस के बहाने कांग्रेस और आप एक साथ आते हैं दिल्ली में भी, तो कांग्रेस का भी रिवाइवल हो सकता है। जो कांग्रेस खत्म हुई थी आपकी वजह से, आपने ही कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, उसी आपकी बैसाखी के सारे कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर सकती है फरवरी के चुनाव में। मेरा दिल्ली में ये लगता है ना, दिल्ली में शायद वोटरों में इतना मिस्ट्रस्ट हो चाहे नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं में बड़ा मिस्ट्रस्ट बहुत है। हाँ, वो एक दूसरे को ना अंदर दिल से भले ही एक टेबल पर बैठ के नेगोशिएट कर ले, वो एक दूसरे के फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अजय माकन स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं केजरीवाल को दिल्ली में। उन्होंने वो जो कहा जा रहा है कि वो चूँकि स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया है, उन्होंने कहा मतलब कि भाई हम तो दिल्ली में नहीं होने देंगे, आप हरियाणा में, कि मतलब कहा जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कही गई। तो दिल्ली में भी अब राहुल गांधी कहेंगे तो अब लास्ट में वही बात हो जाता है कि राहुल गांधी ने मीटिंग में कह दिया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कहाँ से आया, और कह दिया तो अब सबको करना पड़ रहा है। और एक कांग्रेसी ने ये भी कहा कि मुझे कि देखिए जो कमेटी भी बनाई गई है ना, वो जूनियर लीडर्स की बनाई गई है, कोई सीनियर लीडर नहीं है उसमें एज सच।
जी सर, ये जो कांग्रेस जो खिलाड़ियों पे दांव खेलने जा रही है, पिछली बार बीजेपी ने भी यही किया था, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और संदीप सिंह को दिया था। संदीप सिंह सिर्फ जीत पाए थे और बबीता फोगाट हार गई थी। योगेश्वर दत्त तो जो दोबारा उपचुनाव हुआ उसमें भी हारे थे। तो ये क्या एक तो कुछ जाट वोटों का भी मसला है ये, या कैसे देखते हैं आप, या क्या इम्पैक्ट डालेगा पूरे इलेक्शन में ये कांग्रेस का जो कदम है? बीजेपी के खिलाफ जो नाराज़गी है हरियाणा में, जो लोकसभा चुनाव में देखा, उसमें ये पहलवानों का मुद्दा भी एक मुद्दा था और प्रकारांतर में जाट वोट भी इसका एक कारण है। तो ये दोनों जाट ही हैं खिलाड़ी, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इस देश में जाति से कट करके राजनीति का हिस्सा हो सकता है, तो इसलिए वो एक असर तो होगा। और दूसरी बात है कि जो कोई सेलिब्रिटी होता है तो सेलिब्रिटी को इसलिए टिकट देते हैं कि वो जीत जाए। सेलिब्रिटी को कोई बहुत बड़ा नेता बनाने के लिए कोई पार्टी टिकट नहीं देती, वो भी जानती है कि एक बार जिताना है, अगली बार ये फिर पब्लिक के लायक ही नहीं रहेगी और वो टिकट भी नहीं देते हैं। खासकर ज़्यादातर आप देखेंगे, चाहे वो खिलाड़ी हों या फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हों, इनके साथ ही होता है। असल चीज़ ये है कि राहुल गांधी ने ये तो कह दिया कि ठीक है हम गठबंधन करेंगे, और कांग्रेस जो नहीं चाहती है, कांग्रेस बाबा सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी तो नाराज़गी है। अब इससे आगे की बात है कि ठीक है सरकार आप वहाँ पर 5 या 6 या 7 सीट दे दिए, फ़र्ज़ कीजिए कि बीजेपी के खिलाफ बहुत मोमेंटम है, वहाँ माहौल है और उसमें कांग्रेस सीटें अच्छी जीतती है और आम आदमी पार्टी भी 2 सीट जीत जाती है या 3 सीट, तो क्या मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे? क्या वहाँ पर गठबंधन धर्म का पालन करेंगे? और अगर नहीं किए तो केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस से हमको वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो बिना किसी शील संकोच के वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। मैं इस आधार पे विधायक टूट जाएंगे कि लोकसभा वो विधायक टूट जाएंगे, विधायक टूट जाएंगे। आप विधायक टूट कर किधर जाएंगे? कांग्रेस, हाँ बीजेपी में चले जाएंगे, या फिर हुडा चालाक होंगे तो पूरा विधायक को मिला लेंगे। तो हुडा तो अपने साथ मिला, गहलोत साहब करते जिस दिन हुडा मिलाएंगे, जैसे हाँ गहलोत साहब ने मिलाया तो मायावती बिफर गई ना, फिर गठबंधन नहीं हो पाया, तो फिर वो और ज़्यादा सत्यानाश होगा। वास्तव में कांग्रेस और जो मयंक जी ने पहले बोला कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों वैचारिक ही नहीं, राजनीतिक जो कलाबाजियाँ होती हैं उनमें भी परस्पर विरोधी प्लेंथ पर खड़ी हैं। तो इसलिए उनका एक साथ आना कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा या लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा करेगा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि केजरीवाल भी बहुत हद तक ममता बनर्जी की तरह राजनीति करते हैं। जैसे ममता बनर्जी की राजनीति में तुनक मिजाजी है, केजरीवाल उस तुनक मिजाजी को थोड़ा ठंडा करके दिखाते हैं। ममता बनर्जी का गरम मामला रहता है इसलिए साफ दिखता है। केजरीवाल के साथ तो जिस तरह केजरीवाल ने ममता बनर्जी ने बंगाल में क्या किया, साफ कांग्रेस को बोल दिया कि भाई कांग्रेस और लेफ्ट। अब बाद में ममता बनर्जी चुनाव अच्छे से जीत गई तो जो चुनावी विश्लेषक हैं उनको लगता है कि नहीं ये तो रणनीति थी, जब जीत जाते हैं तो रणनीति होती है, हार जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का उस तरह से स्वाभाविक पार्टनर नहीं है जैसे कि अखिलेश यादव हैं या तेजस्वी यादव हो सकते हैं, यहाँ तक कि ममता हो सकती हैं या शरद पवार हो सकते हैं। तो जो स्वाभाविक सहयोगी हैं इनके, वो उनसे कांग्रेस को फ़ायदा होता है। उत्तर प्रदेश में आपको फ़ायदा हुआ, बिहार में आपको फायदा ही हुआ आरजेडी के साथ। हाँ, हुआ एक सीट था पहले। स्वाभाविक अभी एलआई इसीलिए लगता है कि मामला 30 साल पहले का है। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी नहीं कांग्रेस को यूपी से बाहर जी, उनका तो गठन ही हुआ था। आरजेडी विरोध पे गठन हुआ। तो इस सब का कांग्रेस विरोध से ही कांग्रेस के आम आदमी पार्टी का चूंकि रिसेंट है इसीलिए लगता है कि दोनों, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेज हो रहा है ना, उसका भी रिफ्लेक्शन होगा ना। 2011 में 12 में सिचुएशन अलग था, अब अलग हो गया है, तो अलग अलग बेसिस भी अब अपने आप फ़ायदा एक साथ देखने लगे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन असल समस्या जो मुझे दिखती है कांग्रेस को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर, कि आम आदमी पार्टी मुझे मोस्ट अनप्रडिक्टेबल पार्टी लगती है, ममता बनर्जी की ही तरह। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही दिल्ली में ये हुआ कि विधानसभा चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे।
तो जब इतनी जल्दी, जैसे मायावती ने किया था यूपी में कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कि नतीजे अच्छे नहीं है और हम अखिलेश से गठबंधन तोड़ देते हैं, तो अब अगर ये सरकार में आते हैं हरियाणा में और आम आदमी पार्टी के 2 भी विधायक आते हैं, तो उसमें किसी को मंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब गठबंधन धर्म का पालन होगा तो फिर इनकी भी तो इच्छाएं ज़्यादा रहेंगी। बस आखिरी, अगर किसी को लग रहा है कि कोई आपकी पहली टिप्पणी में कुछ बात सामने नहीं आ पाई है तो कोई कहना चाहे, जैसे कि एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव था 2019 का, बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती, कांग्रेस अपना एक गढ़ रोहतक भी हार गई, लेकिन जब लोकसभा चुनाव जब विधानसभा हुए तो अचानक से खेल पलट गया। एक जो माहौल बना हुआ था कि बीजेपी बहुत क्लियर मेजॉरिटी आ रही है, वो चीज़ नहीं हुई। 40 सीटें उनको जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। अखिलेश सर और आप सब लोग की क्या जैसे एक माहौल बन रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया लोकसभा में, अब विधानसभा में 10 साल से बीजेपी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस के लिए बहुत इजी है। कुछ वैसा कुछ लग रहा है कि वैसा ही होगा या कुछ भी हो सकता है, मामला अभी फाइट में है? नहीं, अभी तो देखिए सामान्य समझ तो यही कहती है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सत्ता में वापसी थोड़ी मुश्किल होती है। हरियाणा तो वो राज्य जहाँ बीजेपी 10 साल की पहले की बात करें तो कोई इतनी बड़ी ताकत भी नहीं थी, अस्तित्व भी नहीं था, 3 सीटें 4 सीटें जीतते थे, उसी में अपने आप को बहुत वो पाते थे। लेकिन अभी मोदी फैक्टर जो है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि हरियाणा में आप मान के चलिए कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है वो आज भी बरकरार है। अगर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी जीती है तो वो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के कारण जीती। अगर विधानसभा चुनाव में 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 46 सीटें बीजेपी जीत रही, 44 सीटें, तो सीटें मतलब बढ़ी रही हैं विधानसभा के हिसाब से, तो ये मोदी फैक्टर भी रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ कमियां बीजेपी की रही हैं, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर जो उनका कामकाज रहा, बीजेपी को उन्हें हटाना पड़ा चुनाव से पहले, तो वो भी लोग कई उनके कुछ फैसले थे जिसके चलते लोग नाराज़ हैं हरियाणा में। लेकिन बीजेपी वहाँ पर मेनली कास्ट के हिसाब से जो समीकरण उनको बिठाने में, उनको साधने में लगी हुई है। बीजेपी वहाँ पे पिछले 10 साल से गैर जाट राजनीति कर रही है। उन्होंने गैर जाट पहले मनोहर लाल खट्टर को बनाया, पंजाबी को सीएम बनाया, अब उन्होंने नायब सिंह सैनी को बनाया जो कि ओबीसी हैं, और 36 बिरादरियों को बीजेपी साथ लेगी। उसमें ओबीसी में गुजर भी हैं, उसके अलावा उसमें जो अपर कास्ट के हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे, पंजाबी उनके साथ है, यादव भी बीजेपी के साथ कोशिश करेगी रोपिन करने के लिए, और दलितों पर भी बीजेपी दांव लगाएगी। और साथ साथ जो 2 अलायंस हो गए हैं उन पर भी बीजेपी की उम्मीदें टिकी रहेंगी कि वो जो दलित वोट है, जो बीजेपी विरोधी वोट है उनमें बंटवारा करें, ताकि सारे वो एकमुश्त कांग्रेस के पास न चले जाए। तो इस तरह से गणित तो बैठाया है, और इसीलिए एक एक सीट पर समीकरण भी साधने में पार्टी लगी हुई है। वोटों टिकटों का बंटवारा भी इसी तरह से सोच विचार के किया जा रहा है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जाए। तो चैलेंज तो है पार्टी के सामने, ये मानती है बीजेपी। लेकिन एक बार जब टिकट बट जाएंगे, कैंपेन शुरू हो जाएगी, जब पीएम मोदी वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में तो चैलेंज तो है बीजेपी के लिए। लिस्ट आ गई है, लिस्ट आ गई है, पहली लिस्ट आ गई है जेजेपी और एजेएसपी की, 19 नामों की लिस्ट है। सर आपने तुम्हें कौन सी लिस्ट लगा? यूपीएससी की लिस्ट आ रही मेरी। यूपीएससी के एग्जाम में बैठे थे क्या? जेजेपी और एजे की आज़ाद समाज पार्टी की लिस्ट आई है। अच्छा है। 19 में से 15 सीटों पर जेजेपी लड़ रही है, 4 पर आज़ाद समाज पार्टी। दोनों भाई चौटाला बंधु जो हैं वो अपनी अपनी सीटों पर लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना से ही हैं और दिग्विजय चौटाला डबवाली से ही हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसको देखने के बाद ज़्यादातर नाम मुझे जाट ही दिख रहे हैं, लेकिन एक इसमें आयुषी अभिमन्यु राव भी हैं। राव जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो शायद नहीं होते हैं, और उनके जो 4 उम्मीदवार दिख रहे हैं वो शायद उसी समाज से आते हैं। इनका फार्मूला ये है ना, 70 पर 70-20 70-20 का। नहीं, एक चीज़ ये है कि बीजेपी को 2014 में जाटों ने वोट दिया था पूरा, तो इसलिए वो विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ आई, अच्छे बहुमत से। चीजें बिगड़ी नहीं, 2019 में ही बिगड़ गई थी। इसलिए बिगड़ गई थी कि आपने मुख्यमंत्री एक गैर जाट को बना दिया। गैर जाट क्या, वो मतलब मूल हरियाणा के वो कैडर नहीं थे। लेकिन 2019 के चुनाव में वो मुख्यमंत्री के कारण बिगड़ी थोड़ी, तो 40 पर आए। लेकिन इस बार किसान आंदोलन प्लस से बबीता फोगाट, विनेश और बजरंग पुनिया वाला पूरा मामला ऐसा है। अगर इनके ब्रजभूषण शरण सिंह का सवाल था
कि कहीं यूपी में ठाकुर वोट न नाराज हो, तो वहाँ भी तो जाट वोट का सवाल तो हरियाणा की सीट कितना बाद में अनाउंस की थी, आपको याद होगा? सबसे बाद में अनाउंस। तो इसीलिए वो खतरा तो एक है। नहीं, एक फैक्टर दलित वोट भी है वहाँ पर, जिससे कि सैलजा वाली बात आप करने वाले थे। दो अलायंस जो है दो किए गए हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक जो है सैलजा को साथ रखने के लिए गुड बुक में रखे हुए है। सैलजा का कहना है कि जितना वहाँ पे जाट है उतना दलित है, 20% वो मानते हैं। और आप उनका बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप जाट के चक्कर में, चूँकि जाट डोमिनेंट कास्ट है, जैसे बिहार में ब्राह्मण होता है, भूमिहार होता है, तो उस तरह से आप उसके चक्कर में आप दलित को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बार उन्होंने सिरसा की सीट जीती है, और जो अपने पुराने कांग्रेस के सहयोगी को ही हरा करके वो सीट जीती है। तो वो उन्होंने कहा है, मुझे हमारे इंटरव्यू में कहा कि मैं अभी भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये साफ कहा है। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस ने मना किया, बोले कि नहीं, कांग्रेस ने नहीं मना किया है। जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि आप परमिशन लेके चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, परमिशन मांगेंगे? बोले अब ज़रूर मांगूंगी परमिशन। तो वो अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। और तो उनका और जब हमने पूछा उससे कि आप और हुड्डा मंच शेयर क्यों नहीं करते हैं, अलग अलग दो यात्राएं क्यों निकालें, बोला अब हम सब एंड ऑफ द डे कांग्रेस में अपने अपने ढंग से हम करते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर जो SRK कहा जाता था ना, सुरजेवाला, किरण चौधरी और सैलजा, तो उसमें किरण तो चली गई बीजेपी में। सुरजेवाला भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे भी तो हारते रहते हैं। नहीं एक बार जीते हारेंगे तो राज्यसभा की जो सीट है वो चली जाएगी। और वहाँ पे 27 चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो अभी 27 ही है, 25 चाहिए, 25 से 27 है अभी, तो एक और घट जाएगी, तो फिर खड़गे साहब की कुर्सी चली जाएगी। तो बड़ा पेच है, इसलिए वो नहीं लड़ सकते। वो कैथल में ही है, वो दिल्ली भी नहीं आ रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। वो अपना बेटा को चाहते हैं कैथल लड़ाना, एक बार कैथल से जीते हुए। लेकिन ये एक भी ट्विस्ट है कांग्रेस में। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यदि कांग्रेस 55 क्रॉस करती है ना, तो चीफ मिनिस्टर का कुर्सी का खेल खुला हुआ है कांग्रेस में। ये किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और जिस ढंग की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं ना, तो 55 प्लस गए तो देखिए कुछ भी हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी। सब कुछ तो बोल दिया बोलने के लिए। तो बाबा की इससे ज़्यादा यही बोलना बाकी रह गया था कि शपथ लेने वाली हैं। तो बाबा की इसी लाइन के साथ कि अभी खेल खुला हुआ है और कुछ भी हो सकता है। तो हरियाणा की राजनीति जो है वो अजब गजब की राजनीति है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर किसी और नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा कितने खाटी। हाँ।